Hello everyone, this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to start the part number 3 of Unit 2. So हम लोग देखेंगे कि पार्ट 3 में हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे. और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके थे, ये हमारा 9th क्वेश्चन है. सो 9th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एक्सियल फ्लक्स मोटर, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस. सो एक्सियल फ्लक्स मोटर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमें बताना है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. An axial flux motor is a geometry of electric motor construction where the gap between the rotor and the stator and therefore the direction of the magnetic flux between the two is aligned parallel with the axis of rotation. सो एक्सियल फ्लक्स मोटर जो होता है ये एक जियोमेट्री होती है इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पे रोटर और स्टेटर के बीच में गैप होता है और जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्टेटर और रोटर के बीच में, वो जो है पैरेलल होता है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये होता है हमारा एक्सियल फ्लक्स मोटर. सो अगर मैं बताऊँ एक्सियल फ्लक्स मोटर क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारा जो एक एक्सियल फ्लक्स मोटर है, इसमें एक रोटर होगा और एक इसमें जो है मान लेते हैं ये हमारा स्टेटर है. तो इन दोनों के बीच में गैप होता है और इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ये प्रोड्यूस हो रहा है एक दूसरे के पैरेलली अलाइंड होंगे. मतलब कि ये लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. मान लेते हैं ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर है, ये स्टेटर हो गया और ये हमारा जो है रोटर हो गया. अब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा. इसी को हम लोग जो है एक्सियल फ्लक्स मोटर कह रहे हैं. So I hope definition is clear to you. Let's move ahead with the discussion of axial flux motor something more. So even though axial flux motor is not new, its use has only arisen in the last 2 decade. जो एक्सियल फ्लक्स मोटर है ये बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है ये लास्ट 2 डिकेड से होना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हुआ है. द एक्सियल जियोमेट्री कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट एनी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, brushed DC induction stepper reluctance and that can be used in a radial motor. So जो एक्सियल जियोमेट्री है इसको हम लोग किसी भी ऑलमोस्ट सभी टाइप के मोटर में अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में. जैसे अगर बात करें कि ब्रश्ड डीसी मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, उसमें भी हम लोग एक्सियल जियोमेट्री को जो है अप्लाई कर सकते हैं. इंडक्शन मोटर में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेपर में अप्लाई कर सकते हैं एंड रिलक्टेंस मोटर में भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट कैन बी यूज इन अ रेडियल मोटर. अब है हमारा एक्सियल डिज़ाइंस कैन अलाउ सम टोपोलॉजीज दैट वुड नॉट बी इन प्रैक्टिकल इन अ रेडियल जियोमेट्री. सो एक्सियल फ्लक्स मोटर आर टिपिकली शॉर्टर एंड वाइडर दैन अ इक्विवेलेंट रेडियल फ्लक्स मोटर. सो एक्सियल फ्लक्स मोटर जो होता है ये छोटा होता है, चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्विवेलेंट रेडियल फ्लक्स मोटर. अब इसके बाद है एक्सियल फ्लक्स मोटर इज़ आइडियल फॉर हाई टॉर्क डेंसिटी एंड स्पेस कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन. सो एक्सियल फ्लक्स मोटर जो होता है सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ के लिए होता है, हायर टॉर्क वैल्यू के लिए अच्छा होता है एंड स्पेस कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है. अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस. सो अ मोटर कैन बी बिल्ट अपॉन एनी फ्लैट स्ट्रक्चर सच एज अ पीसीबी विथ ओनली द एडिशन ऑफ कॉइल्स एंड अ बेयरिंग. जो एक्सियल फ्लक्स मोटर है इसको हम लोग जो है एक फ्लैट स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं. जैसे मान लेते हैं एक फ्लैट स्ट्रक्चर पीसीबी का ले लेते हैं और इसमें सिर्फ हमें कॉइल्स और बियरिंग्स ऐड करनी है और इससे हम लोगों का जो एक मोटर है वो बन के तैयार हो जाएगा. तो मान लेते हैं एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, इस पर हमें कॉइल्स हैं एंड ये जो है मान लेते हैं बियरिंग है, तो ये मिल करके हमारा एक जो है मोटर बना लिए.
The coil binding process may be significantly simpler as well as the process of joining the coil and the core. जो coil binding है जो coil binding process जो है काफ़ी ज़्यादा simpler है as compared to the as well as the process of joining the coil and the core. So binding coil binding and जो ज्वाइनिंग है कॉयल एंड कोर की बहुत ही ज़्यादा सिंपलर प्रोसेस होता है, इसको करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। सिंस द कॉयल्स आर फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप्स कैन बी मोर ईजली बी यूज्ड अलाउइंग द हाई करंट बाइंडिंग्स टू बी सिंप्लीफाइड। जैसा हम लोग जानते हैं जो हमारा कॉयल्स है वो फ्लैट है, तो इसमें हम लोग जो है रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप्स जो है लगा सकते हैं, जिसकी वजह से करंट सप्लाई प्रॉपरली होगी एंड ईजली होगी। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू मेक द रोटर सिग्निफिकेंटली लाइटर। ये भी पॉसिबल है कि हम लोग जो रोटर है उसको थोड़ा कम वेट का बनाए, लाइक उसको थोड़ा हल्का लेस वेट का रहने दें ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। द रोटर स्टेटर गैप कैन बी स्मॉलर सिंस इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड देन कैन बी एडजस्टेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। सो रोटर और जो हमारा स्टेटर है इन दोनों के बीच में जो गैप है ये स्मॉल ही रहता है और इससे इसको कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हमारा जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है मोटर का तो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ मोटर हम लोग जो है इसकी गैप को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एंड पोटेंशियली द शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ लेंथ, जो मैग्नेटिक पाथ लेंथ होता है वो शॉर्टर होता है। मोस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आर फ्लैट एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट स्पेशलाइज्ड कास्टिंग और द स्टैंपिंग टूल। सो बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ्लैट हैं एंड इनको हम लोग विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड कास्टिंग या फिर स्टैंपिंग टूलिंग के बिना भी बना सकते हैं सो ये हो गया इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। सो रोटर इज़ टिपिकली मच वाइडर कॉजिंग इंक्रीज्ड रोटेशनल इनर्शिया एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विच कैन रिड्यूस द मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड। सो इसमें जो रोटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से जो रोटेशनल इनर्शिया होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो रोटेशनल स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अनइवन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू दी वेज शेप सेगमेंट, जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन हो जाता है क्योंकि वेज शेप के सेगमेंट्स आ जाते हैं। द सेगमेंट नैरो टुवर्ड्स द सेंटर लिविंग लेस रूम टू अरेंज वाइंडिंग एंड द कनेक्शन। सो जो सेगमेंट्स है ये जो है सेंटर की तरफ होता है, जिसकी वजह से लिविंग लेस रूम टू अरेंज, जिसकी वजह से कम ही स्पेस बचता है वाइंडिंग्स एंड कनेक्शंस को अरेंज करने में। So move ahead with the next question. So what are the power electronics converter? So नाम से ही पता चल रहा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सिस्टम को पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर कहेंगे। सो लेट्स मूव अहेड विद द पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 1, पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डील्स with processing and controlling the flow of electrical energy in order to supply the voltage and the current in a form that is optimally suited for the end user's requirement. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जो है उसकी प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग को मैनेज करना, ताकि जो प्रॉपर अमाउंट में वोल्टेज एंड करंट एंड यूज़र को चाहिए वो प्रोवाइड किया जा सके। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को के साथ डील करता है, ताकि जो प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट सप्लाई है वो एंड यूज़र को दिया जा सके। A power electronic converter uses power electronic components such as GTO, power BJT, power MOSFET, IGBT and MCT etc to control and convert the electric power. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, जैसे कि GTO हो गया, BJT हो गया, MOSFET हो गया, IGBT हो गया एंड MCT हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी को कंट्रोल एंड कन्वर्ट किया जाता है।
The main aim of the converter is to produce conditioning power with respect to a certain application. The block diagram of a power electronic converter is shown in the figure. So मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और ये कंट्रोल यूनिट है या फिर कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोड को सप्लाई दी जा रही है। तो सबसे पहले एक एक्सटर्नल सोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देगा, या फिर मान लेते हैं ये है हमारा बैटरी जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पास जाएगा एंड ये कंट्रोल सर्किट सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, लाइक टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करेगा। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो पावर हमारा होगा या फिर जो भी करंट सप्लाई होगी वो जो है इलेक्ट्रिक लोड को जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। It consists of an electrical energy source, power electronic circuit, a control circuit and an electric load. The power electronic circuit consists of both power part and the control part. जो power electronic circuit है इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक power part होता है and एक control part होता है। power part transfer the energy from source to load. जो power part होता है transfer the energy from source energy पावर के पास आई, पावर पार्ट के पास एंड देन इट विल गो टू द लोड पार्ट। फिर उसके बाद पावर द कंट्रोल यूनिट और द ब्लॉक रेगुलेट्स द एलिमेंट इन द पावर पार्ट ऑफ द कन्वर्टर। जो कंट्रोल यूनिट है ये ये कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा एलिमेंट्स को जो कि पावर पार्ट में प्रेजेंट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर परफॉर्म वेरियस बेसिक पावर कन्वर्जन फंक्शन। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो है बहुत टाइप के पावर कन्वर्जन फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर 4 टाइप का होता है। पहला AC टू AC जिसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। सो इट कन्वर्ट AC टू यूनिपोलर DC करंट। सो ये जो AC टू DC अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको रेक्टिफायर कहते हैं। ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को यूनिपोलर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा हमारा DC टू AC। DC टू AC जो कन्वर्जन होता है इसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। ये कन्वर्ट करता है DC को AC में ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी एंड द वोल्टेज। नेक्स्ट है हमारा DC टू DC, इसको हम लोग चॉपर कहते हैं। इट कन्वर्ट्स द कांस्टेंट टू वेरिएबल DC और वेरिएबल DC टू कांस्टेंट DC। सो ये जो है कन्वर्ट करता है कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में या फिर वेरिएबल DC को कांस्टेंट DC में। AC टू AC कन्वर्जन जो होता है इसको हम लोग साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कन्वर्टर कहते हैं। इट कन्वर्ट्स द AC ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी एंड और डिजायर्ड वोल्टेज मैग्नीट्यूड फ्रॉम अ लाइन AC सप्लाई। सो AC टू AC कन्वर्जन को हम लोग साइक्लो कन्वर्टर या फिर मैट्रिक्स कन्वर्टर भी कहते हैं। Now next question, give the requirement for selecting the preferred power devices for the electric propulsion. सो जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए प्रेफर्ड पावर डिवाइसेस हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है ये देखना है हमें। सो फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलेक्टिंग द प्रीफर्ड पावर डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन। इसमें सबसे पहला आता है हमारा रेटिंग। सो द वोल्टेज रेटिंग इज बेस्ड ऑन द बैटरी नॉमिनल वोल्टेज एंड मैक्सिमम वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है बैटरी के नॉमिनल और मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर जो कि चार्ज करने के टाइम पे होती है। On the other hand, the current rating depends on the number of power devices connected in parallel। जबकि दूसरी तरफ बात करें तो जो करंट रेटिंग है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पावर डिवाइसेस जो कि पैरेलली कनेक्ट है। When paralleling these devices on state and switching characteristics have to be matched। जब paralleling इन devices को हम लोग parallel करेंगे तो on state and switching characteristics have to be matched। Switching frequency, switching at higher frequency bring down the filter size and keeps the electromagnetic interference limitation in check। सो स्विचिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी, अगर हाई फ्रिक्वेंसी पर स्विच करा जा रहा है तो ये जो है फिल्टर साइज को कम कर देगा एंड कीप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस लिमिटेशन इन चेक। थर्ड है हमारा पावर लॉसेस। द ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस एंड स्विचिंग लॉस शुड बी एज
low as possible, since higher switching frequencies increase the switching loss. Switching the device at about 10 kHz seems to be optimum. And then है हमारा dynamic characteristics. So dynamic characteristics of the device should be allow high dV by dt capability, high di by dt capability and easy paralleling. सो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वैल्यू डी वी बाई डी टी की ज़्यादा होनी चाहिए, करंट की जो वैल्यू है विच टाइम वो हाई होनी चाहिए, एंड इजी पैरेललिंग होना चाहिए. फिर है हमारा बेस और द गेट ड्राइवरेबिलिटी. द डिवाइस शुड अलाउ फॉर सिंपल एंड सिक्योर बेस और द गेट ड्राइविंग. द वोल्टेज मोड ड्राइविंग इन्वॉल्व वेरी लिटिल एनर्जी एंड इज जनरली प्रेफर्ड. Ruggedness. The device should be able to withstand a specific amount of avalanche energy during over voltage. Since EVs are frequently accelerated and decelerated, the device is subjected to the thermal cycling at frequent intervals. It should reliable work under these conditions of the thermal स्ट्रेस. सो रगनेस का मतलब कि हाई टेम्परेचर और कोई भी कंडीशन आए जो कि हार्श हो, उस कंडीशन में सर्वाइव करे, विथ स्टैंड करना इन सारी चीज़ों पे, ये रगनेस कहलाता है. कॉस्ट जो है, सिंस द कॉस्ट ऑफ पावर डिवाइसेस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, दिस डिवाइसेस शुड बी इकोनॉमिकल. सो जो कॉस्ट होता है पावर डिवाइसेस का एक ही मेजर पार्ट होता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के पूरे कॉस्ट सिस्टम में. तो ये डिवाइसेस जो हैं इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली ना होनी चाहिए. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर कन्वर्टर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इन द ईवी. DC chopper and inverters are most commonly used for the electric propulsion in EV. So DC chopper और जो इन्वर्टर होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में EV के. इसमें हम लोग देखते हैं पहले DC चॉपर. सो DC चॉपर जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में. इनिशियली फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर्स वर यूज इन द DC चॉपर. शुरुआत में जो है कम्यूटेटेड थायरिस्टर्स का यूज़ होता था डीसी चॉपर में. दोज थायरिस्टर्स वर कॉन्स्टेंट टू ऑपरेट एट लो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी. ये थायरिस्टर जो है लो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी पर काम करते थे. विद द अराइवल ऑफ फास्ट स्विचिंग पावर डिवाइसेस दे कैन नाउ बी ऑपरेटेड एट टेंस और द हंड्रेड्स ऑफ द किलो हर्ट्ज. फास्ट स्विचिंग पावर डिवाइसेस आने की वजह से ये सब अब जो है टेंस या फिर हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्ज में भी ऑपरेट हो सकते हैं. In electric propulsion applications, two quadrant DC choppers are desirable. They convert battery DC voltage to variable DC voltage during the monitoring mode and revert the power flow during regenerative braking. Furthermore, four quadrant DC choppers are employed for reversible and regenerative speed control of DC motor. ये स्पीड कंट्रोल और सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आप देखते हैं 4 क्वाड्रेंट डीसी चॉपर, ये है उसका डायग्राम, यू कैन सी इट. एंड देन है हमारा इन्वर्टर. सो इन्वर्टर जो होता है ये वोल्टेज फेड एंड करेंट फेड टाइप का होता है. करेंट फेड इन्वर्टर्स आर रेयरली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ड्यू टू द नीड ऑफ अ लार्ज सीरीज इंडक्टेंस टू इम्यूलेट अ करेंट सोर्स. सो जो करेंट फेड इन्वर्टर्स होते हैं इनको हम लोग जो है जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में, क्योंकि जनरली नहीं यूज़ करते हैं, मतलब रेयरली ही यूज़ किया जाता है इसको इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में, क्योंकि इनमें लार्ज सीरीज़ ऑफ वो इंडक्टेंस चाहिए ताकि अच्छे परफॉर्मेंस हमें मिल सके. सो इसलिए इसको रेयरली यूज़ किया जाता है. And voltage fed inverters are generally used because they are very simple and can have पावर फ्लो इन आइदर डायरेक्शन. सो वोल्टेज फेज इन्वर्टर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये सिंपल होते हैं एंड इनका पावर फ्लो जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. A typical three-phase full bridge voltage fed inverter is shown in the figure. So ये है three-phase voltage fed inverter. Its output waveform may be rectangular, 6-step or PWM depending on the switching strategy for different application.
Now discuss DC-DC converter. So when DC-DC converter works under chopping mode of operation, they are usually termed as the DC chopper. जब DC-DC converter जो है काम करता है chopping mode में, तो उसको हम लोग DC chopper कहते हैं. They are extensively used for voltage control of DC motor drives. इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है voltage control के लिए for DC motor drives. DC chopper are classified as first quadrant, second quadrant, second quadrant, two quadrant and the four quadrant. The first quadrant DC chopper is suitable for motoring. जो first quadrant DC chopper होता है, it is suitable for the it is suitable for the monitoring. The second quadrant DC chopper is suitable for the regenerative braking. second quadrant DC chopper जो है regenerative braking के लिए यूज़ होता है और suitable रहता है. And as regenerative braking is very essential for EVs, the two quadrant DC chopper is preferred. So regenerative braking जो होता है ज़्यादा important होता है EV के लिए, इसलिए two quadrant DC chopper को ज़्यादा prefer करा जाता है. The two quadrant DC chopper is suitable to both monitoring and regenerative braking for EV propulsion. जो two quadrant DC chopper है, ये suitable दोनों के लिए monitoring and regenerative braking for the EV propulsion. The four quadrant DC chopper is employed to achieve the control of monitoring and regenerative braking in both forward and the reversible operation electronically. So जो फोर क्वाड्रेंट डीसी चॉपर है, ये जो है इसमें कंट्रोल को अचीव करना, मॉनिटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अचीव करना आइदर इन द फॉरवर्ड और द रिवर्सिबल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिकली. द फोर क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट डीसी चॉपर लगाया गया था ताकि मॉनिटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है परफॉर्म किया जा सके अच्छे से. द फोर क्वाड्रेंट डीसी चॉपर आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड इन द फॉलोइंग थ्री वेज: पल्स विथ मॉड्यूलेटेड, frequency modulated control and the current limit control. So pulse width modulation control क्या होता है? In this method the chopper frequency is kept constant and the pulse width is varied. सो पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल में क्या होता है कि जो चॉपर की फ्रिक्वेंसी होती है उसको कांस्टेंट रखा जाता है एंड जो पल्स की विथ है उसको जो है वेरी करा जाता है. फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल, द मेथड हैज़ कांस्टेंट पल्स विथ एंड वेरिएबल चॉपिंग फ्रिक्वेंसी. एंड देन है हमारा करेंट लिमिट कंट्रोल. इन दिस मेथड बोथ द पल्स विथ एंड द फ्रिक्वेंसी आर वेरीड टू कंट्रोल द लोड करेंट बिटवीन सर्टेन स्पेसिफाइड मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट. सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो दोनों पल्स विथ एंड फ्रिक्वेंसी हैं ये वेरी करती हैं टू कंट्रोल द लोड करेंट. ये दोनों जब वेरी करती हैं तो इसको वेरी करा के हम लोग लोड कंट्रोल को फिक्स करते हैं. यही हमारा 4 quadrant DC chopper output voltage. Now explain the speed control of DC motor in EV. Why armature control has to be combined with the field control in the DC motor. Speed motor of DC motor drives is accomplished by two मेथड्स: आर्मेचर कंट्रोल एंड दी फील्ड कंट्रोल. सो अगर हमें डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तो हमें दो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी: आर्मेचर कंट्रोल एंड दी फील्ड कंट्रोल. व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज of DC motor is increased, the motor torque increases causing the motor speed to increase. So जब आर्मेचर वोल्टेज DC मोटर का इंक्रीज होता है तो जो मोटर का टॉर्क है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है. इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, जब आर्मेचर वोल्टेज जो है रिड्यूस हो जा रहा है, द मोटर टॉर्क डिक्रीजेज causing the motor speed to decrease. The armature voltage control retains the maximum torque capability at all speed because maximum allowable armature current remains constant and field is fixed. However, this control is used only when the DC motor operates below its base speed because the armature voltage cannot be increased beyond the rated
value. On the other hand, when the field voltage of the DC, दूसरी तरफ बात करें तो जब डीसी मोटर के फील्ड वोल्टेज को डिक्रीज़ किया जाता है तो आर्मेचर वोल्टेज फिक्स्ड है, तो मोटर जो है जो मोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब कि अगर फील्ड वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मोटर का वो भी डिक्रीज़ करेगा। ड्यू टू लो आर्मेचर रेजिस्टेंस द आर्मेचर करंट विल इंक्रीज़। लो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क इंक्रीज़ होगा, एंड टॉर्क इंक्रीज़ होगा तो जो मोटर की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। सिंस द मैक्सिमम अलाउएबल आर्मेचर करंट इज़ कांस्टेंट एंड हेंस द मैक्सिमम अलाउएबल मोटर पावर बिकम्स कांस्टेंट, जिसकी वजह से मैक्सिमम अलाउएबल मोटर पावर्स जो हैं ये कांस्टेंट हो जाते हैं। ड्यू टू द मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्क वेरीज इनवर्सली विद द मोटर स्पीड। Therefore, in order to achieve the wide range speed control of the DC motor drives for EVs, armature control has to be combined with the field control. So अगर DC मोटर ड्राइव EV के लिए कंट्रोल करना है तो हम लोगों को आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल को दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। बाय मेंटेनिंग द फील्ड कांस्टेंट एट द रेटेड वैल्यू, आर्मेचर कंट्रोल इज एम्प्लॉयड फॉर स्पीड्स फ्रॉम स्टैंड still to the base speed. Then by keeping the armature voltage at the rated value, fixed control is used for speeds beyond the base speed. So basically अगर voltage increase करेंगे तो हमारा जो आर्मेचर वोल्टेज फिक्स है तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इंक्रीज करने लगेगा। So this is a graph which is depicting the control of DC motor in EV. Explain the trapezoidal wave control. Explain the trapezoidal wave control या फिर square wave control scheme of the BLDC motor. So one of the simplest and the common method for controlling brushless DC motor is a trapezoidal control. सबसे ज़्यादा simplest and the common method जो trapezoidal जो कि यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग दी ब्रशलेस डीसी मोटर is trapezoidal control. In BLDC motor, the stator consists of 3 stator winding which act as terminals. BLDC मोटर में जो है 3 स्टेटर वाइंडिंग होती है विच एक्ट एज ए टर्मिनल। सो BLDC मोटर में 3 स्टेटर वाइंडिंग होती है जो कि टर्मिनल का काम करती है। इन दिस मेथड द करंट इज कंट्रोल्ड थ्रू एनी 2 टर्मिनल एंड द थर्ड टर्मिनल इज इलेक्ट्रिकली disconnected. To measure the rotor position, Hall effect sensors are embedded into it. Hall effect sensor को वहाँ पे रखा जाता है to measure the position of the rotor. At any instant of time, current of equal magnitude is flowing in 2 terms of winding while the third one is 0. सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर जो करंट होगा 2 वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा जबकि तीसरे में जो है 0 होगा। Due to this, the current space vector can be one of 6 different possible direction. So ये रहा डायग्राम, इसमें जो है वाइंडिंग एक्सिस है, रोटर डायरेक्ट एक्सिस है, रोटर क्वाड्रेटिव एक्सिस है, वाइंडिंग एक्सिस एंड द वाइंडिंग एक्सिस. As the motor rotates, the current to the motor terminals is electrically switched for every 60 degree of rotation so that the current space vector is always within the nearest 30 degree of the quadrature direction. The current waveform for each winding is therefore a staircase from zeros to positive to 0. जो इसमें
करंट का वेव फॉर्म है वो ज़ीरो, पॉजिटिव, ज़ीरो ऐसे करके आ रहा है, एंड देन टू द नेगेटिव करंट एज शोन इन द फिगर. This produces a current space vector that steps between six distinct directions as the rotor rotates. Hence, it is also referred to as six-step control. ये रहा trapezoidal control. Now give the advantages and the disadvantages of the trapezoidal wave control. So this scheme is relatively simple and can be implement. So simple भी है and इसको implement भी कर सकते हैं. It is ideal for low cost application which do not demand high performance. Disadvantages क्या हैं? Since the current space vector can only point in six different sections, it can deviate from the desired quadrature direction. There is loss in efficiency since the direct axis component. So इसमें basically switching of active materials introduces a transient to the current control loop, which makes it difficult to control the motor, especially as low speed. So advantages सस्ता है, easily available है, लो कॉस्ट है. एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें जो करंट स्पेस वेक्टर है ये पॉइंटिंग इन सिक्स डायरेक्शन. इट कैन डिवाइसेस फ्रॉम द सो इसके जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि स्विचिंग ऑफ एक्टिव मटेरियल हो गया और लॉस इन दी एफिशिएंसी हो गया एंड करंट स्पेस वेक्टर. तुम दोनों का तो कुछ